मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव अणु चैप्टर, जिसका हम पढ़ेंगे अब लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य और उनका और हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और वो किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है उनकी। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य क्या होते हैं। ठीक है ना। इस पार्ट में जैविक कार्यों का मतलब होता है जो सजीवों में होने वाले इनके द्वारा निष्पादित कार्य होते हैं। तो ये मुख्य रूप से दो कार्य करते हैं। ठीक है, एक तो कार्य करते हैं स्वयं प्रतिकरण का, यानी कि जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि अपने ही समान प्रतिकृति बनाते हैं, अपने ही समान नकल बनाते हैं। और दूसरा इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है ना, यानी कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो डीएनए और आरएनए से ही कंट्रोल्ड होती है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल से हम देखते हैं। फिर हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कूट क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, बात करते हैं पहले हम पहले वर्ग की, जिसको कहते हैं स्वयं प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन। ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है और कब कहाँ बनता होता है, ये उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब हमारे शरीर में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है, उसी समय डीएनए अपनी प्रतिकृति अर्थात अपनी नकल बनाता है। ठीक है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल यानी कि एक कोशिका 2 या 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो उसका जो केंद्रक होता है वो भी 2 भागों में विभाजित होता है। तो उसका केंद्रक का जो सारा अंदर का वाला भाग होता है वो भी 2 भागों में विभाजित होता है। तो इस प्रकार डीएनए का यह गुण, जिसमें वह अपने समान दूसरे डीएनए का संश्लेषण करता है, प्रतिकृतिकरण या स्वयं प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, अपने ही समान प्रतिकृति बनाना। अब इसमें होगा क्या, देखिए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि डीएनए का यह गुण ही जो होता है ये ही पैतृक गुणों को संतति में स्थानांतरित करता है। ठीक है ना, यानी डीएनए की वजह से ही या डीएनए के प्रतिकृतिकरण की वजह से ही जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रजनन का मूल है वो यहीं से है। ठीक है ना। सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के दोनों रज्जुक खोले जाते हैं। ठीक है, देखिए ये डीएनए है अपना। सबसे पहले जो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, इनके बीच के वलनों को खोलता है, जिससे ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, तो ये जो अलग अलग मात्र डीएनए या पैतृक रज्जुक बन गए हैं, ये अब एक खांचे का या एक सांचे का काम करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं। और इनके सामने जो इनके हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं इनका एक विशिष्ट क्रम पाया जाता है। इस विशिष्ट क्रम के अनुसार, जैसे यहाँ अगर टी है तो इसके सामने क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ सी है तो उसके सामने क्या आएगा, जी आएगा। तो जैसे यहाँ ए था उसके सामने टी आ गया, टी के सामने ए आ गया, सी के सामने जी आ गया, यहाँ जी आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि इनके सामने जो पूरक इशारा आना है वो फिक्स है, निश्चित है। तो वो इस तरह से एक अगर नीचे से स्टैंड बनना शुरू होता है तो दूसरा स्टैंड बनना ऊपर से शुरू होता है, यानी कि विपरीत दिशा से नए रज्जुकों का बनना आरंभ हो जाता है। और यह हमेशा, ठीक है, राइबोज शर्करा के 5' से 3' की ओर ही होता है। यानी पहले जो फॉस्फेट डाइएस्टर बंध बनेगा वो 5' कार्बन पर बनेगा, उसके बाद अगला फास्फोडाइएस्टर बंध 3' कार्बन पर बनता है। तो इस तरीके से ये जब रज्जुक पूरे नए बन जाते हैं तो इनमें कुंडलन हो जाता है और 2 नए पुत्री डीएनए बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए के दोनों रज्जुक खोले जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त दोनों मात्र रज्जुक नए डीएनए संश्लेषण के लिए टेम्पलेट यानी कि सांचे का कार्य करते हैं। ठीक है, डीएनए के अणु में क्षार युग्मों की विशिष्टता होती है, हमें पता है। उसके आधार पर प्रत्येक क्षार के पूरक क्षार के निर्माण के साथ नया रज्जुक बनता जाता है। दोनों रज्जुक सदैव विपरीत दिशा में बनते हैं, एक नीचे से बना है तो दूसरा ऊपर से बनता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। और प्रत्येक स्तंभ कुंडलित होता जाता है, 5' से 3' के क्रम में बनता ही भी बता दिया है। कुंडलित हो जाता है जिससे एक डीएनए अणु 2 नए पुत्री डीएनए में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसमें जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो प्रतिकृतिकरण को समझाइए, ये इसमें तो सारी चीज़ें लिखनी ही होती हैं। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षी होता है, क्यों।
अर्ध का मतलब, सेमी का मतलब आधा, संरक्षित का मतलब संरक्षित, यानी डीएनए का आधा भाग सदैव संरक्षित रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मातृ डीएनए था, इसका एक स्ट्रैंड तो पुत्री डीएनए में जाएगा और एक स्ट्रैंड नया बन जाएगा, यानी ये वाला एक स्ट्रैंड तो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये आधा भाग तो हमेशा संरक्षित ही रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि पुत्री डीएनए में मूल डीएनए अणु का एक स्तंभ संरक्षित रहता है तथा केवल एक ही स्तंभ का संश्लेषण होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है ना, ये तो हो गया डीएनए का प्रतिकृतिकरण कैसा होता है, जो डीएनए का एक मूल कार्य है और इस कार्य की वजह से ही जो आनुवांशिक गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का नियंत्रण तो डीएनए द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका कार्य जो है वो आरएनए द्वारा किया जाता है। तो डीएनए कैसे नियंत्रित करता है, देखो मैंने आपको बताया है कि जो डीएनए या आरएनए की स्ट्रक्चर होती है उसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनका एक निश्चित क्रम पाया जाता है, कि एक निश्चित क्रम में ही वो व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट क्रम होता है, ये विशिष्ट क्रम ही एक आनुवांशिक सूचना के रूप में डीएनए में पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है कि डीएनए अणु में सांकेतिक अनुवांशिक सूचना क्षारकों के विशेष क्रम के रूप में निहित होती है, जिसके अनुवादन से प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है ना, तो अनुवादन से हुआ, यानी सबसे पहले क्या होगा, डीएनए अपनी सूचनाओं को आरएनए को देगा। ठीक है, कि आरएनए इन सूचनाओं के आधार पर, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करना है ये को। तो यहाँ जब डीएनए आरएनए को अपनी सूचनाएं देगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए को जो सूचनाएं डीएनए द्वारा मिली हैं, आरएनए क्या करेगा, उसका करेगा अनुवादन, यानी कि ट्रांसलेशन, और यहाँ पर बन जाएगी प्रोटीन। ठीक है ना, कार्य तो आरएनए ने किया, लेकिन किसके अनुसार किया, डीएनए के अनुसार। डीएनए ने जिस तरीके से कहा उसी आधार पर अनुवादन करके प्रोटीन सिंथेसिस कर दी। यानी कुल मिलाकर प्रोटीन संश्लेषण के अपने मुख्य दो पद हो गए, कौन कौन से, एक तो अनुलेखन और एक अनुवादन। ठीक है ना, समझते हैं अनुलेखन क्या था। इस अनुलेखन में क्या होगा, सबसे पहले डीएनए अणु जो है अपनी प्रतिकृति बनाएगा। अभी बताया था ना कि डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर खुलेगी। खुलने के बाद क्या होगा, ये जो दो अलग अलग रज्जुक होंगे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग होकर फिर अपने आप ही सिंगल स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर में ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे, और इस तरह से परिवर्तित होंगे तो ये बन जाएंगे आरएनए में। ठीक है ना, प्रतिकृति बनेगी। प्रतिकृति का जो सिंगल स्ट्रैंड्स होंगे ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और डीएनए से ये जो आरएनए बनता है, इस आरएनए को हम कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, यानी कि एमआरएनए, जो मैसेंजर का काम करेगा, मैसेज ले जाने का काम करता है। तो इस पद में डीएनए अणु की प्रतिकृति अनुपूरक आरएनए के रूप में की जाती है, जिससे संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए कहते हैं। इस प्रकार डीएनए द्वारा एमआरएनए को आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर दिया जाता है, और फिर 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं। एक तो एमआरएनए बन ही गया है, दूसरा बनेगा टीआरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए या अंतरण आरएनए, और लास्ट होता है आरआरएनए। आरआरएनए इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है ना, ये तो पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, और ये पाया जाता है राइबोसोम में, और ये तीनों मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जिसमें तीनों का अपना अपना कार्य होता है। क्या क्या कार्य है देखो, यही बता देती हूँ मैं, कि एमआरएनए तो डीएनए से मैसेज लेके आएगा। ठीक है, उस मैसेज में क्या होगा कि जो आनुवांशिक ये जो सूचना है, यानी कि यहाँ जो इनका एक विशिष्ट क्रम है, ठीक है ना, इस विशिष्ट क्रम के अनुसार ये एमिनो एसिड्स इसकी सूचना निहित होती है, कि ये सूचना जब एमआरएनए के द्वारा दी जाएगी टीआरएनए को। फिर टीआरएनए इन आनुवांशिक एमिनो अम्लों को टीआरएनए द्वारा आरआरएनए तक पहुंचाया जाएगा। टीआरएनए जब इनको एमिनो अम्लों को आरआरएनए तक पहुंचाएगा तो आरआरएनए क्या करेगा, इन एमिनो एसिड्स के बीच में बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर बना देगा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और प्रोटीन्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए अपनी जो सूचनाएं हैं, जो आनुवांशिक सूचना है, उनको एमआरएनए को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, फिर देखते हैं हम अनुवादन में क्या होता है। एमआरएनए से प्राप्त सूचनाएं टीआरएनए अवयवी एमिनो अम्लों को उसी विशिष्ट क्रम में, ठीक है ना, क्या होता है, एमआरएनए से प्राप्त सूचनाएं हुई, टीआरएनए अवयवी एमिनो अम्लों को उसी विशिष्ट क्रम में आरआरएनए तक पहुंचा
जिस क्रम में डीएनए द्वारा एमआरएनए को सूचित किया जाता है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है, आरआरएनए जो है राइबोसोम में पाया जाता है। यह टीआरएनए द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंध से बंधित करके प्रोटीन संश्लेषण कर देता है। ठीक है ना। इस प्रकार डीएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले डीएनए अपना प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन करता है, तो फिर पुत्री डीएनए बनता है। इस पुत्री डीएनए द्वारा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन बना के कर किया जाके आरएनए बनता है। पहले एमआरएनए काम करता है। एमआरएनए के अनुसार टीआरएनए अमीनो अम्लों को लाने का काम करता है। टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों के बीच में आरआरएनए द्वारा पेप्टाइड बंध बनाए जाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर तीनों आरएनए मिलकर उस अनुलेखन का अनुवादन करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है। ठीक है ना। ये था प्रोटीन संश्लेषण, पहले अनुलेखन हुआ फिर बाद में अनुवादन हो गया। ठीक है ना। अब डीएनए को हम एज फिंगरप्रिंट भी यूज करते हैं। फिंगरप्रिंट आप जानते हैं जो हमारी उंगलियों की टिप पर, ठीक है ना, यहाँ टिप पर पाए जाते हैं उनको फिंगरप्रिंट कहते हैं, जिनसे हम पहचान करते हैं ना, अपराधियों की पहचान करते हैं। लेकिन ये फिंगर ट्रिपिंग क्या होती है यानी फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, इसको हम ऑपरेशन करके यानी सर्जरी करके चेंज करवा सकते हैं। लेकिन डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग ऐसी होती है जिसको आप चिकित्सा द्वारा या ऑपरेशन द्वारा चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम अपनी उंगलियों की फिंगर प्रिंटिंग की तुलना में ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। तो आजकल डीएनए की उंगली छापन का भी उपयोग किया जाने लगा है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है, यानी सब में बिल्कुल अलग अलग यूनिक होता है सभी में। ठीक है। और इसको ज्ञात करना ही उंगली छापन यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है। एक जीव में जितनी भी कोशिकाएं होंगी सभी के लिए डीएनए की संरचना समान होगी। ठीक है ना। जिसको हम चिकित्सा द्वारा भी परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या है, 4 मुख्य रूप से उपयोग हैं इसके। ठीक है ना। क्या है, सबसे पहला सबसे मुख्य उपयोग तो है इनका अपराधियों की पहचान करने में। ठीक है ना। जिन अपराधियों की पहचान हम फिंगर प्रिंटिंग से यानी कि उंगलियों छाप से नहीं कर पाते, उनकी पहचान हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से करते हैं। ठीक है ना। दूसरी, पैतृकता के निर्धारण में। पैतृकता के निर्धारण का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि संपत्ति के लिए या जायदाद के लिए झगड़ा होता है। कोई तो कहता है वो मेरा पिता है, या कोई कहता है मैं उसका बेटा हूँ। तो जब बेटा और पुत्र, उनमें हमेशा डीएनए संरक्षित रहता ही पड़ा था हमने। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, अर्ध संरक्षित होता है। तो अगर दोनों के डीएनए का एक स्टैंड अगर मैच कर जाता है तो इसका मतलब वो आपस में पिता पुत्र हो सकते हैं। तो पैतृकता के निर्धारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसी दुर्घटना में मृतक की पहचान करने में, कि अगर किसी की डेथ हो गई है, डेड बॉडी को हम पहचान नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो हम क्या करते हैं, उसके डीएनए का टेस्ट करते हैं। फिर उसका टेस्ट करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारा ये जो व्यक्ति है वो हमारे संबंधी था या हमारा रिश्तेदार था, उनके डीएनए से उनके मैच किया जाता है। अगर डीएनए मैच कर जाता है तो उनका रिश्तेदार या कोई संबंधी हो सकता है। और चौथा इनका उपयोग होता है जैव विकास के पुनर्लेखन में, किसी प्रजाति या समूह की पहचान करने में। ठीक है। जैव विकास का पुनर्लेखन का मतलब है कि जो हिस्ट्री है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो पुरानी जैव विकास जैसे जैसे हुआ है उनके विभिन्न पदों को अगर हमें पहचानना है, तो उस पद में अगर कोई प्रजाति हमें दिख रही है तो हमें उस प्रजाति के डीएनए की पहचान किसी पुरानी प्रजाति से करनी पड़ती है, ताकि हम उसका पुनर्लेखन कर सकें और ये पहचान कर सकें कि वो प्रजाति किस समूह से संबंधित थी। ठीक है ना। ये हो गए डीएनए और आरएनए के कार्य। अब हम यहाँ देखते हैं आनुवांशिक कूट क्या होते हैं। देखिए, आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड, हमने अभी देखा था कि डीएनए का कुछ भाग ऐसा होता है जो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है। और उस नियंत्रित करने वाले भाग को हम कहते हैं जीन। तो जीन होता क्या है, जीन में हमने देखा न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनता है, और इस न्यूक्लियोटाइडों में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनका एक विशेष क्रम पाया जाता है। तो विशेष जीन हमेशा एक विशेष प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। यानी एक जीन ही ये निहित, उसमें एक जीन में ही ये सूचना निहित होती है कि वो कौन से प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी होगा, और वो हमेशा नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित पाया जाता है। तो इस प्रकार डीएनए द्वारा अनुलेखित एमआरएनए में त्रिक न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइडों के 3 के समूह तथा एमिनो अम्लों के मध्य के संबंध को आनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। डीएनए ने एमआरएनए बनाया था, उसमें जो आनुवांशिक सूचनाएं दी थी, जो न्यूक्लियोटाइडों का क्रम था, और उस क्रम के अनुसार एमिनो अम्ल कौन सा बनेगा, इस संबंध को ही आनुवांशिक कोड कहते हैं। यह मिश्रण ट्रिपलेट के रूप में होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि 3 ए और सी,
ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक अगर किसी न्यूक्लियोटाइड में कंटिन्यू जुड़े हैं तो ये एक आनुवंशिक कोड कहलाएंगे। ठीक है, या हो सकता है ये CCC हो। ठीक है, यानी कि हमेशा जो अपने 4 मुख्य रूप से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं A, U, C और G, आरएनए में ही तो होते हैं, ये चारों नाइट्रोजनी क्षारक आपस में 3-3 के कॉम्बिनेशन के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम आनुवंशिक कूट कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास जब 4 प्रकार के ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं, जब ये 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कुल मिलाकर 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन 64 कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन तो होता है AUG, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक कोडोन, यानी जब भी प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट होगा सबसे पहले AUG को ही काम में लिया जाएगा। और ये जो जिस प्रोटीन से रिलेटेड होता है उस प्रोटीन का नाम होता है मैथियोनिन, यानी जब प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले AUG को ही जोड़ा जाता है। ठीक है ना, 64 में से एक तो ये गया। और 3 कोड ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल को प्रदर्शित नहीं करते, वो केवल समापन करते हैं। ठीक है ना, UAA, UAG और UGA, ये 3 कोड ऐसे होते हैं जो किसी एमिनो अम्ल को प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि जहाँ भी ये कोड आ जाएगा इसका मतलब एमिनो अम्लों को अब नहीं जोड़ना, अब न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बंद करना है, प्रोटीन बन चुकी है। तो ये जो 3 कोड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड चेन की बनने की श्रृंखला को बंद करवाते हैं, इसीलिए इनको हम समापन कोड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 60 कोड बचे हैं वो किसी न किसी एमिनो अम्ल को प्रदर्शित ज़रूर करते हैं। ठीक है ना, अब बात ये होती है कि ये मैंने सबसे पहले बताया आपको, ये कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3-3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होता है। ठीक है, इनके जब नाइट्रोजनी क्षारक एक न्यूक्लियोटाइड पर जुड़े होते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा जैसी चीज़ नहीं होती। ठीक है ना, यानी कि कॉमा लेस होता है, कॉमा रहित होता है। अगली बात ये होती है कि ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैप नहीं होता का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हमने एक इस पर बना दिए, यहाँ AUCCUCG इस तरह से हमने बना दिए, तो हमने कहा कि एक में जब कोड ये बन गया तो दूसरा कोड यहाँ से शुरू होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कोड हमने बना दिया दूसरा कोड हम यहाँ से ऐसे बना दें, यानी इसको हम दोनों में कॉमन कर लें। तो इनमें कभी ऐसा नहीं होता कि 2 कोड आपस में कभी भी अतिव्यापित नहीं होते, वो बिल्कुल पृथक पृथक रहते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो डीजेनरेट होता है। ये आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट के रूप में पाया जाता है। यह यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब सभी कोशिकाओं में समान होता है, ऐसा नहीं एक कोशिका में कुछ और दूसरी कोशिका में कुछ, सभी सजीवों में ये यूनिवर्सल होता है। यानी एक कोड, जैसे मैंने आपको बताया AUG मैथियोनिन को प्रदर्शित करता है, तो सभी जीवों में सभी कोशिका में वो मैथियोनिन को ही प्रदर्शित करेगा। यह कॉमा रहित होता है, बताया था मैंने अभी। यह अतिव्यापित नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता। इनमें डीजेनरेसी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक त्रिक या कोड एक ही एमिनो अम्ल को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे CU तथा CUC ल्यूसीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से CCA, CCU, CCC और CCG ये चारों ही कोड केवल प्रोलीन को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से AUCG चारों कुल मिलाकर 64 कोडोन बनाते हैं, जिसमें से AUG यानी मैथियोनिन को, AUG जो है वो मैथियोनिन को प्रदर्शित करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले जुड़ता है, अतः इसे प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। ठीक है, जबकि UAA, UAG तथा UGA ये तीनों ही समापन कोडोन होते हैं और शेष कोडोन किसी न किसी अम्ल को प्रदर्शित जरूर करते हैं। इसका महत्व क्या है आनुवांशिक कोडों का कि ये ही DNA आनुवांशिकी के वाहक का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की जो आनुवांशिकी है उसकी इकाई के रूप में ये आनुवांशिक कोड ही होते हैं और जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुणों को भी नियंत्रित करने का काम भी आनुवांशिक कोड का ही होता है। ठीक है ना, इस तरह से हुए आनुवांशिक कोड। लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का रह गया हार्मोन्स। तब देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, वे जैवाणु जो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है ना, मैसेज को कोशिकाओं के बीच में लाने ले जाने का काम करते हैं, उन्हीं को हम हार्मोन्स कहते हैं और ये संदेशों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको हम रासायनिक दूत यानी कि केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स को रासायनिक दूत क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये संदेशों को कोशिकाओं के मध्य लाने ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, अब ये हार्मोन्स जो होते हैं बनते कहाँ हैं, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं।
और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य क्या होता है कि अपने स्राव को सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। और रक्त के द्वारा ही अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाते हैं। और हार्मोन्स का सबसे मुख्य काम होता है कि अपने विभिन्न जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैव क्रियाकलाप होते हैं, उनमें संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। रासायनिक रूप से देखें तो कुछ हार्मोन्स तो स्टीरॉयड प्रकृति के होते हैं, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। कुछ जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन प्रकृति की होते हैं, जैसे इंसुलिन और एंडोर्फिन। कुछ एमिनो अम्लों के ही उत्पन्न होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, यानी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, स्टीरॉयड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं और एमिनो अम्ल के उत्पन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स के बारे में जानते हैं हम कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो क्या क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने की होती है, ठीक है ना। समझ में आया? यानी जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने लगेगा जो उसको घटा देगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो ग्लूकागोन हार्मोन अपना काम करने लगेगा और वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा, ठीक है ना। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि थायरोसिन एमिनो एसिड का आयोडीन उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है ना। तो थायरोक्सिन की कमी से होने पर जो हमें रोग होता है उसका नाम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म में अकर्मण्यता आ जाती है, यानी आलस ही आलस भरा रहता है, कुछ काम किया ही नहीं जाता और मोटापा भी हो जाता है। जबकि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, और इसमें भी वही मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ में ये शरीर की जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है। और आहार में आयोडीन की मात्रा अगर कम लें तो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और इससे थायराइड आकृति का फिर आकार बढ़ने लगता है, जिससे गलगंड, घेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमें शुगर की बीमारी यानी कि जिसको हम डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह कहते हैं हो जाती है। तो इंसुलिन की कमी से तो होता है मधुमेह रोग और आयोडीन की कमी से होता है गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग, ठीक है ना। अगली ग्रंथि की बात करें हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पाया जाता है किडनी के ऊपर, है ना। वृक्क के ऊपर गुलाबी रंग की टोपी के समान एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इससे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। इस एड्रिनल हार्मोन को ही हम करो या मरो हार्मोन यानी कि डू एंड डाई हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसकी वजह से ही हमें गुस्सा आता है, ठीक है। ये हमारी परिस्थितियों को, हमारे क्रियाकलापों को बहुत कुछ कंट्रोल करता है। अगर हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आए जिस समय हमें तुरंत डिसीजन लेना हो, ठीक है, तुरंत कोई हमें निर्णय लेना हो कि हम अब क्या करें, तो वहाँ हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स ही हेल्प करता है। तो यह हार्मोन यानी एड्रिनल हार्मोन हमारे शारीरिक क्रियाकलापों के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद होता है एक हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है ये किडनी में रिलीज होता है और ये हार्मोन किडनी से यानी कि गुर्दों से यानी कि वृक्कों से जो जल और लवण की मात्रा उत्सर्जित होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यह हार्मोन गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल एवं लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके बाद बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की। स्टीरॉयड हार्मोन में मुख्य रूप से आते हैं गॉनेट से जनरेट होने वाले सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जनन हार्मोन्स। ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स अर्थात जनन ग्रंथियों यानी कि जिनको जनद भी कहते हैं उनमें बनते हैं। जैसे पुरुषों में जो जनन ग्रंथि होती है उसको वृषण कहते हैं, स्त्रियों में जो जनन ग्रंथि होती है उसको डिंब ग्रंथि कहते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन मुख्य रूप से कहाँ बनते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स में और जनन ग्रंथियों में, ठीक है। जननों यानी कि जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं वो गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। देखिए अब कौन कौन से गौण यौन जिनको हम द्वितीयक यौन लक्षण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये पुरुषों में
स्रावित होता है। और ये पुरुषों में जितने भी उनके द्वितीयक लैंगिक गुण होते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर और सीने पर बाल आना, शारीरिक बनावट यानी कद काठी का गठीला शरीर बनना, ठीक है, ये सभी गुण जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही आते हैं। ठीक है, एस्ट्राडाइल हार्मोन ये महिलाओं में स्रावित होता है। महिलाओं में का यह प्रमुख हार्मोन होता है जो रजोधर्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये भी स्टेरॉयड हार्मोन ही होता है। ये निषेचित अंड की स्थापना करने के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। निषेचन के बाद जब गर्भाशय में अंड का स्थापना होती है तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही मुख्य रूप से क्रियाशील होता है। ठीक है, इस तरह से ये थे कुछ हार्मोन और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने देख लिया कि डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या होता है, जैविक कार्य क्या होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जेनेटिक कोड क्या होता है और हार्मोन्स क्या होते हैं। इस तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।